नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अब देखते हैं आज का टॉपिक। आज का अपना टॉपिक है महासागरीय धाराएं। देखिए, महासागरीय धाराओं की बात करें, महासागरों में जो जल की गति होती है उसमें क्षैतिज गति की बात करें, क्षैतिज गति की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण महासागरीय धाराएं होती है। यदि ऊर्ध्वाधर गति की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ज्वार भाटा होती है। ज्वार भाटे का वर्णन हम कर चुके हैं। महासागरीय धाराओं की बात अब हम करते हैं। महासागरीय धाराओं को पढ़ने से पहले सबसे पहले उनका कारण जान लेते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिससे महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। तो महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने के कारण, नंबर 1, पृथ्वी की घूर्णन गति। सबसे पहले घूर्णन गति की बात करें, जैसे ही पृथ्वी घूर्णन करती है तो इसमें जो धाराएं हैं वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जो धारा है, उत्तरी गोलार्ध में जो धारा है वो क्लॉकवाइज घूमेगी, घड़ी की सुई के अनुसार घूमेगी। और दक्षिणी गोलार्ध में जो धाराएं हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुसार और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत। दूसरा इसका जो कारण है वो है तापमान। तापमान के अंतर के कारण भी महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है, क्योंकि तापमान होने से वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण भी इसका कारण है। वाष्पीकरण तापमान से वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होने से जल की मात्रा महासागरों में कम होगी तो ज्यादा जो स्तर है वो कम की ओर बहेगा। वर्षा भी इसका बहुत बड़ा कारण है कि जहां पर वर्षा होगी वहां जल स्तर बढ़ेगा, बढ़ने से वो दूसरी तरफ बहेगा। घनत्व के कारण भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। और इसके बाद यदि हम बात करें तो लवणता भी एक महत्वपूर्ण है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारणों में। और एक यदि हम बहुत इंपॉर्टेंट कारण माने तो वो पवने भी है। और पवनों में भी कौन सी पवने? सनातनी पवने इसके लिए उत्तरदायी मानी जाती है। ये तो इसके कारण है। अब बात करते हैं कि महासागरीय धाराओं को जो दिशा देते हैं वो कौन से कारण हैं। तो उनमें सबसे प्रमुख घूर्णन गति आ जाएगी। घूर्णन गति के कारण भी महासागरीय धाराओं को दिशा मिलती है। जैसे मैंने यहाँ पर बात की कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा यदि हम कारण माने तो तट की आकृति, जैसे जैसे तट की आकृति होगी, जिस दिशा में होगी, पवन आगे तो बढ़ना चाहेगी। जैसे तट की आकृति मिलेगी उस तट की आकृति के अनुसार वो मूव कर जाएगी। तो तटीय आकृति भी इसके जो धाराओं को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसके बाद यदि हम बात करें मौसमी परिवर्तन, मैं धाराओं की दिशा के कारण बता रहा हूं। अब मौसमी परिवर्तन भी दिशा देने में एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो ये महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण तथा उनकी दिशा के लिए उत्तरदायी कारक है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है अंध महासागर की धारा। लेकिन इससे पहले एक चीज और ध्यान रखना कि धारा जो होती है उसके तापमान के संदर्भ में सवाल पूछ लिया जाता है। धाराओं के तापमान के संदर्भ में कि ये गर्म है कि ठंडी है। तो जो बहुत बड़ा आंकलन करें, मोटा-मोटी आंकलन करें तो हम ये देखेंगे कि विषुवतरेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जो पवनें चलती है, विषुवतरेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर, चाहे पवन चले चाहे धारा चले,
धारा जो चलती है वो हमेशा ही गर्म होगी विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर। यदि ध्रुवों की तरफ से, मैं ध्रुवों से नहीं कह रहा हूं, मैं तरफ से कह रहा हूं, विषुवत रेखीय क्षेत्र की ओर आएंगी, वो धारा हमेशा ही ठंडी होगी। कहां से? ध्रुवों की क्षेत्र से विषुवत रेखीय क्षेत्र की ओर, दोनों ही गोलार्धों की बात कर रहा हूं। तो धारा गर्म और ठंडी के संदर्भ में भी हम इसका जिक्र करते रहेंगे। तो हम हमेशा ही धाराओं की उत्पत्ति का स्थान कहां से मानेंगे? विषुवत रेखीय क्षेत्र से, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में एक दिशा परिवर्तन हो रहा है। तो धाराओं की उत्पत्ति का स्थान विषुवत रेखीय क्षेत्र से मानते हुए इसका वर्णन स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने ये अंध महासागर बनाया है। अंध महासागर, इसके एक और उत्तरी अमेरिका, इसके यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप का हिस्सा हो गया और ये अफ्रीका का हिस्सा हो गया। ये जो बीच में मैंने लाइन बनाई है, ये भूमध्य रेखा बता रही है। भूमध्य रेखा मतलब है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश की बात कर रहा हूं। इस 0 डिग्री अक्षांश से जो उत्तर की ओर जो धारा उत्पन्न होती है उसको कह देते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, और इसकी उत्पत्ति 10 अक्षांशों तक होती है। मतलब विषुवत रेखा से 10 डिग्री अक्षांश तक जो धारा चलती है वो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा ही चलती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में है, इसलिए ये धारा क्या होगी? गर्म होगी। इसलिए ये धारा गर्म होगी। और यहीं पर देखना, एक दक्षिण की ओर भी धारा चलेगी। इसको क्या कह दिया? दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। अब ध्यान देना, मैंने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगी, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। इसको ध्यान में रखना। जब ये धारा ऊपर की ओर आती है तो यहाँ पर क्या है? पश्चिमी द्वीप समूह है। यहाँ पर पश्चिमी द्वीप समूह है। इस पश्चिमी द्वीप समूह से यहाँ पर पूर्व में एक धारा बनती है जिसका नाम है एंटिलिस की धारा। एंटिलिस की धारा ध्यान में रखना। पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व में एक धारा बनती है जिसका नाम है एंटिलिस की धारा। गर्म है ये भी धारा कौन सी है? गर्म है। और यहाँ पर क्यूबा और ये जो मैक्सिको का हिस्सा है, यहाँ पर एक जल संधि है। उस जल संधि का नाम है युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि, यहाँ से ये इस खाड़ी में प्रवेश कर जाती है जिसको नाम क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको मतलब मैक्सिको की खाड़ी में ये प्रवेश कर जाती है। और यहाँ से फ्लोरिडा जल संधि से ये बाहर की तरफ निकलती है। तो यहाँ फ्लोरिडा के पास में इसका नाम क्या है? फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा की धारा ये भी गर्म है। फ्लोरिडा की धारा ये भी गर्म है। और यहाँ पर इसको एक द्वीप समूह मिलता है जिसका नाम है हैट्रस द्वीप समूह। हैट्रस द्वीप समूह, हैट्रस द्वीप समूह से लेकर के और यहाँ ग्रांड बैंक है। ग्रांड बैंक है। ग्रांड बैंक तक ये क्या कहलाती है? गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। ध्यान में रखना इसको। हैट्रस द्वीप समूह से लेकर के और गल्फ स्ट्रीम कहां तक है? ग्रांड बैंक तक है। ग्रांड बैंक तक इसका नाम क्या हुआ? गल्फ स्ट्रीम है। और गल्फ स्ट्रीम यहां इसको रोकते हैं और एक धारा दूसरी देखते हैं क्या कि ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड और ये वाला हिस्सा कनाडा का हुआ। कनाडा का, क्योंकि उत्तरी अमेरिका का उत्तरी हिस्सा कनाडा बना रहा है। यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि। और यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम है लैब्राडोर सागर। लैब्राडोर सागर। यहाँ लैब्राडोर सागर से न्यूफाउंडलैंड तक 40 से 50 डिग्री अक्षांश तक यहाँ तक एक धारा इस तरफ दक्षिण की ओर बहती है। तो इस धारा का नाम क्या है? लैब्राडोर की धारा। ये धारा कौन सी आ रही है? लैब्राडोर की धारा। ये लैब्राडोर की धारा
ठंडी है, ये धारा ठंडी है, लेब्राडोर की धारा ठंडी है। और यहाँ जो ग्रांड बैंक तक धारा आ रही थी, कहां से? हैट्रस द्वीप समूह से। इसका नाम क्या है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म धारा है। यदि महासागरीय धाराओं में देखें, सर्वाधिक तीव्रता वाली धारा देखें तो गल्फ स्ट्रीम ही आएगी। तो गल्फ स्ट्रीम है, गर्म है। इस तरफ से लेब्राडोर है, ये ठंडी है। ये ठंडी और गर्म धारा यहाँ न्यू फाउंडलैंड के पास में मिलती है। और जब गर्म और ठंडी धारा आपस में मिलेगी तो उससे घना कोहरा उत्पन्न होगा। यदि घना कोहरा उत्पन्न होता है तो वो एक समुद्री जीव प्लैंकटन के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न करता है। प्लैंकटन सारे उस तरफ मूव कर जाते हैं और प्लैंकटन वास्तव में क्या होता है? मछलियों का भोजन होता है। और वो मछलियां भी उसको प्लैंकटन को खाने के लिए वहां तक पहुंचती है और मछलियां खाने के लिए मनुष्य पहुंचता है। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रांड बैंक मत्स्य उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है विश्व में, ग्रांड बैंक। और यही कारण है कि अमेरिका में मछली उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। किसके लिए? ग्रांड बैंक के लिए। हालांकि सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो चीन की बात आएगी, फिर जापान की बात आएगी, लेकिन ग्रांड बैंक भी बहुत बड़ा केंद्र है मत्स्य उत्पादन का। उसका कारण क्या है? गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धारा का मिलना। यहां पर 40 डिग्री अक्षांश, 40 डिग्री अक्षांश, दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना इस चीज को। 40 डिग्री अक्षांश गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा कहलाता है। गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा कहलाता है। इससे एक धारा उत्तर की ओर निकल जाती है और दूसरी धारा ये पूर्व की ओर निकल जाती है। ध्यान में रखना, एक धारा मैंने उत्तर की ओर बताई है, दूसरी धारा मैंने पूर्व की ओर बताई है। यदि हम आइसलैंड, ये आइसलैंड है, आइसलैंड के दक्षिण की बात करें तो यहां पर इसका नाम है इर्मिंगर धारा। ध्यान में रखना, इर्मिंगर धारा गर्म है। इर्मिंगर की धारा आइसलैंड के दक्षिण में है। एक धारा इसकी, जैसे यहां पर इस तरफ से या ग्रीनलैंड के पूर्व दिशा से एक धारा दक्षिण से दक्षिण की ओर आ रही होती है और इसमें यह धारा, ये इसका एक भाग मिलता है तो यहां पर भी घना कोहरा उत्पन्न होता है। इर्मिंगर की धारा यहाँ आइसलैंड के दक्षिण में, एक इसका भाग नॉर्वे के उत्तर में चला जाता है। किसका? गल्फ स्ट्रीम की बात कर रहा हूं। गल्फ स्ट्रीम इतने सारे भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग इसका नॉर्वे के उत्तर में चला जाता है और यहाँ का तापमान बढ़ा देता है। इसको क्या कहते हैं? नॉर्वे की धारा। और ये गल्फ स्ट्रीम का भाग है, इसलिए गल्फ स्ट्रीम को नॉर्वे का कंबल भी कहते हैं, क्योंकि ये भाग इतना ठंडा होता है कि सर्वाइवल हो नहीं पाता है। और जैसे ही गल्फ स्ट्रीम की धारा यहाँ पहुंचती है, यहाँ का तापमान बढ़ा देती है और सर्वाइवल योग्य बना देती है। अब जो पूर्वी शाखा है, ये वाली पूर्वी शाखा के दो भाग हैं। पूर्वी शाखा में एक तो भाग चला जाता है रोम सागर में, और एक इसका भाग यहाँ पर इस जगह, यहाँ पर स्पेन के उत्तर में यहाँ पर बिस्के की खाड़ी है। बिस्के की खाड़ी, इस बिस्के की खाड़ी में यहाँ पर एक धारा चलती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेनेल की धारा भी गर्म है। रेनेल की धारा गर्म है, ध्यान रखना। ये एक भाग इसका यहाँ दक्षिण की ओर मुड़ करके, यहाँ दक्षिण की ओर मुड़ गई है ये धारा, और अब ये ठंडी हो गई है और कन्नारी द्वीप समूह के नजदीक से निकलेगी। कन्नारी द्वीप समूह के निकलने के कारण इसका नाम कन्नारी की धारा हो गया है। और कन्नारी की धारा अंततः कहाँ मिल गई है? ये जो व्यापारिक पवने हैं, व्यापारिक पवनों के साथ मिल करके और ये उत्तरी विषुवतीय धारा में मिल जाएगी। तो ये उत्तरी हिंद महासागर का एक पूरा चक्र कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान देना, ये जो मध्यवर्ती भाग है
उत्तरी हिंद महासागर का ये जो मध्यवर्ती भाग है ये शांत होता है, लेकिन यहाँ का तापमान ज्यादा होता है। ध्यान रखना, तापमान ज्यादा है। लवणता कहें तो इस मध्यवर्ती भाग की लवणता यहाँ पर 37% होती है। या ताप ज्यादा है, लवणता ज्यादा है, ताप ज्यादा है तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। और एक शांत क्षेत्र रहता है। इस शांत क्षेत्र में क्या होता है, सारगेसो नाम की एक घास होती है। सारगेसो नाम की एक घास है। सारगेसो घास जड़ विहीन घास होती है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, सारगेसो सागर। सारगेसो सागर कहाँ बनता है, अंध महासागर के उत्तरी भाग में, मध्यवर्ती भाग में, उत्तरी अंध महासागर के मध्यवर्ती भाग में। ध्यान में रखना है इसको। अब ये उत्तरी अंध महासागर के बाद में चलते हैं दक्षिणी अंध महासागर में। दक्षिणी अंध महासागर में मैंने शुरुआत में बताया था कि दक्षिण विषुवतरेखीय धारा, यहां ध्यान देना, ये जो हिस्सा है ये दक्षिणी अमेरिका का 1/3 भाग घेरने वाला एक देश है जिसका नाम है ब्राजील। ब्राजील ये दक्षिण विषुवतरेखीय धारा जब ब्राजील तट के निकट से यूं निकलती है तो यहाँ क्या कहलाती है, ब्राजील की धारा। और ब्राजील की धारा कैसी है, गर्म है। ये ब्राजील की धारा आगे जब यूं प्रवाहित होती है तो इस तरफ यहाँ प्रत्येक महासागर जिसमें धारा चलती है, कौन कौन से महासागर, अंध महासागर कहें, हिंद महासागर कहें और प्रशांत महासागर, 3 महासागरों में धारा चलती है। तीनों में इस तरफ दक्षिण में एक पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह चलता है जिसको कहते हैं पछुआ प्रवाह। तो यहां से ये पछुआ प्रवाह, ये एक देश है जिसका नाम है फाकलैंड। फाकलैंड से ये उत्तर की तरफ मुड़ते हुए यहाँ एक धारा बनाता है और फाकलैंड के नजदीक से चलता है, इसलिए इसका नाम है फाकलैंड की धारा। और फाकलैंड की धारा कैसी है, ठंडी है। अब ध्यान रखना, इस तरफ से तो ब्राजील की धारा आ रही है जो कि गर्म है, इस तरफ से फाकलैंड की धारा आ रही है जो कि ठंडी है। और ये ठंडी और गर्म धारा यहाँ पर मिलती है, मिलने से वही कोहरा उत्पन्न होना, प्लैंकटन का आना और मछलियों का इस तरफ आना। और मछली का उत्पादन बहुत बड़ा केंद्र है इस तरफ, कहां, दक्षिणी अंध महासागर में। और इसी वजह से यहाँ पर ब्राजील के दक्षिण में एक देश है जिसका नाम है उरुग्वे। उरुग्वे, उरुग्वे बड़ा मांस उत्पादक देश कहलाता है। और मांस भी कौन सा, यदि कहें तो मछली का। अब यहां से ये धारा आगे की तरफ जब मुड़ेगी तो एक तो प्रत्येक महासागर के दक्षिण में ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह चलता ही रहता है, एक इसका भाग यूं उत्तरवर्ती होकर के और ये अफ्रीका के तट के समीप से निकलता है। और ये अफ्रीका का तट क्या कहलाता है, बेंगुला प्रदेश कहलाता है। बेंगुला प्रदेश, बेंगुला प्रदेश कहलाता है। और बेंगुला प्रदेश के नजदीक से निकलने के कारण इसका नाम क्या हो गया, बेंगुला की धारा। अब ये ध्यान रखना, बेंगुला की धारा कैसी है, ठंडी है। बेंगुला की धारा कैसी है, ठंडी है। और बेंगुला की धारा वापिस जाकर के कहा मिलती है, दक्षिण विषुवतरेखीय धारा में मिलती है। तो ये दक्षिणी अंध महासागर का एक पूरा चक्र बनता है। तो ये ध्यान रखना। अब इनमें से सवाल क्या पूछे जाते हैं, आपसे सवाल जो पूछे जाते हैं, एक तो उसका एरिया पूछ सकते हैं और ज्यादा जो पूछा जाता है वो धारा ठंडी है कि गर्म है, इसमें से सवाल उठने के चांस रहते हैं। तो एक एक धारा को फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं। उत्तरी विषुवतरेखीय धारा गर्म है, दक्षिण विषुवतरेखीय धारा गर्म है। उत्तरी विषुवतरेखीय धारा जब पश्चिमी द्वीप समूह के ये पश्चिम दिशा से निकलेगी, पश्चिमी द्वीप समूह के पश्चिम दिशा से निकलेगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एक धारा बनेगी जिसका नाम है एंटिलिस की धारा। एंटिलिस की धारा के बाद में यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म है, एंटिलिस भी गर्म है। उसके बाद में यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की धारा जब जिन अन्य धाराओं में बढ़ती है, कौन सी, आइसलैंड के दक्षिण में इरविंगर की धारा, नॉर्वे के उत्तर में नॉर्वे की धारा और बिस्के की खाड़ी में रेनेल की धारा, ये सारी की सारी
गर्म जल धाराएं हैं। इनमें ठंडी जल धारा कौन सी है? लेब्राडोर की धारा जो कहां से निकल के आ रही है? डेविस जल संधि से। और एक ग्रीनलैंड के पूर्व दिशा से एक धारा निकल करके आ रही है, वो भी ठंडी है, ग्रीनलैंड की धारा बोलते हैं इसको। और इसमें ठंडी धारा कौन सी है? कन्नारी की धारा है, जो कन्नारी द्वीप समूह के नजदीक से निकलती है। दक्षिण की तरफ देखें तो ठंडी धारा कौन सी है? तो पछुआ प्रवाह उतना ही ठंडा है। और एक ये बेंगुला की धारा, ये ठंडी है। बाकी दक्षिण विश्वोत्तरीय धारा कहें या ब्राजील की धारा कहें, ये दोनों कौन सी है? गर्म जल धाराएं हैं। तो ये था हमारा अंध महासागर की धाराओं से संबंधित पूरा टॉपिक। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैला दें इसको बहुत सारी